पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखा था। उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आपको मिला होगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन को, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो हर साल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हर साल में बच्चे इस आसान प्रश्नों को चूक हो जाती है, छूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। हम लोग इस प्रकार से उसको क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं जिससे कि उसको हर एक क्वेश्चन उसमें शामिल हो जाए और हर एक क्वेश्चन को वो पढ़ ले। तो सबसे पहला सवाल चैप्टर नंबर 2 का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वह है कि पुष्प के प्रमुख कार्य क्या हैं। पुष्प के प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहले तो हमें पुष्प को समझना है। पुष्प क्या है? पेड़ पौधों में जब लैंगिक जनन होती है तो उसमें सबसे अहम रोल जो निभाता है वो पुष्प निभाता है। उसमें पुष्प का जो मुख्य कार्य है, अगर जो जनन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुख्य निम्नलिखित कार्य हैं। क्या है? उसको लिखना है कि पुष्प का पहला कार्य, सबसे पहला कार्य क्या है कि पराग तथा अंडों का निर्माण करना। पुष्प का पहला कार्य क्या है? पराग तथा अंडों का निर्माण करना। दूसरा उसका कार्य है परागन कराने में मदद करना। स्वपरागन होगा तो भी मदद करें और पर परागन होगा तो भी पुष्प के मदद से ही होता है। यानी परागन की क्रिया पुष्प के माध्यम से होती है, यानी दूसरा उसका मुख्य कार्य है। तीसरा कार्य है जब परागन होगा तो निषेचित होगा, यानी निषेचन की भी क्रिया पुष्प पर डिपेंडेंट होती है, यानी पुष्प के द्वारा ही किया जाता है। यानी तीसरा नंबर में उसका मुख्य कार्य में क्या हुआ? पुष्प का तीसरा मुख्य कार्य हुआ निषेचन। चौथा में जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन होने के पश्चात उसमें फलों का निर्माण और फलों के साथ साथ उसमें अंदर बीजों का भी निर्माण होता है। तो चौथा कार्य में लिखेंगे फलों तथा बीजों का निर्माण। और जब उसका निर्माण हो जाता है तो परिपक्व अवस्था में आती हैं और उसे हम कहते हैं फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन। तो मैंने इसको स्टेप वाइज बताया। अब हमें इसको समझना है, लिखना है। क्या लिखेंगे कि पुष्पों के अंदर मुख्य कार्य इस प्रकार से हैं। पहला नंबर पराग तथा अंडों का निर्माण करना, दूसरा है परागन में मदद करना, तीसरा है निषेचन करना, चौथा है फलों तथा बीजों का निर्माण करना और पांचवा है फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन करना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है। और इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन कि परागकण आहार क्या है। मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत बार देखा होगा कि परागकण आहार, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, धावक लोग या बहुत सारे लोग जिनको अपने आप से वीकनेस महसूस होती है, तो परागकणों के द्वारा बनाई गई पौष्टिक आहारों की कुछ गोलियां हमारे मार्केटों में मिलती है, जिसमें आपने रिवाइटल का नाम सुना होगा, या ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो पुरुषों की ताकत या उनके अंदर जो ऊर्जा को क्या करती है, वृद्धि करती है, बढ़ा देती है। इसके लिए भी क्या किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है वो परागकण आहार के रूप में होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि परागकण, जैसे आपने केसर सुना होगा, बहुत बार लोग जो होता है केसर को दूध में डालकर पीते हैं, जो क्या करता है कि हमें ऊर्जा देता है और कार्य करने की क्षमता जो होती है बढ़ा देता है। ये क्या होता है? परागकण आहार होता है। तो बहुत ऐसे पौधे हैं जिनके परागकणों के आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो परागकण आहार क्या है? जब इसका आंसर लिखना होगा तो लिखेंगे कि परागकण आहार पुष्पों के परागकणों के द्वारा प्राप्त होता है और जो हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसका प्रयोग धावक या सामान्य मनुष्य अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करता है। आप समझ सकते होंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। अगला है परागकण क्या है। ये परागकण था, ये गण है ना। परागण मतलब परागण एक प्रोसेस है और परागकण एक पदार्थ था। अब परागण एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि नर परागकण मादा वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं, मिलते हैं। आप तो पहले से जानते हैं कि कभी भी मादा जो होती है स्थिर होती है, अब पुरुष जो होता है उसके पीछे पीछे भागता है। आपने देखा है। उसी प्रकार पुष्पों में भी क्या होता है कि मादा पुष्प जो होता है स्थिर रहता है, क्योंकि उसका वर्तिकाग्र ओवरी उसी के पास रहता है। जो प्रोसेस करना होता है नर पुष्प को,
यानी मेल फ्लावर्स को। मेल फ्लावर्स में जो परागकण होते हैं या तो ऐसे फूल हो जिसमें नर और मादा भाग एक ही फूल में हो, या अलग अलग हो। अगर ये अलग अलग हैं तो वह किसी माध्यम से वहां पहुंचाए जाएंगे, और अगर ये एक ही में है तो स्वतः स्फुटित होकर उस पर गिर जाएंगे। तो परागण क्या है? परागण को डिफाइन करने के लिए हम आंसर लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि परागण क्या है और परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर परागकण मादा वर्तिकाग्र पर स्वयं या किसी माध्यम से पहुंचता है या पहुंचाया जाता है, और तत्पश्चात निषेचन की क्रिया पूरी होती है, उसे हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या है? किसे कहेंगे स्वपरागण? स्वपरागण, स्व से मतलब से स्पष्ट है कि हाँ सेल्फ, अपना, और पर का मतलब से स्पष्ट है कि दूसरा। जिसमें स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि वह सेल्फ होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, स्वपरागण और परपरागण। स्व मतलब सेल्फ और पर मतलब दूसरे के द्वारा। इसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन, इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण में, स्वपरागण उन्हीं फूलों में होता है जो फूल उभयलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही फूल में मौजूद होते हैं। एक लिंगी सरी पुष्पों में स्वपरागण नहीं देखा जाता है, लेकिन परपरागण जो होता है एक लिंगी फूल में भी देखा जाता है, और कभी कभी द्विलिंगी पुष्पों में भी देखा जाता है कि उसमें परपरागण होता है। परपरागण जो होता है किसी के माध्यम से होता है। तो अब इसको डिफाइन करना होगा, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि स्वपरागण क्या है और कोई क्वेश्चन उसमें न रहे, तब हम क्या लिखेंगे कि स्वपरागण परागण की वह विधि है जिसमें नर परागकण मादा वर्तिकाग्र पर बिना किसी माध्यम से स्वतः या खुद से स्फुटित होकर वर्तिकाग्र के द्वारा मादा भाग में पहुंच जाते हैं और पुष्प को निषेचित कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में क्या होता है कि परपरागण में किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। वह या तो प्राकृतिक रूप से किसी माध्यम की जरूरत होती है, या मानव के द्वारा वह माध्यम अपनाए जाते हैं और कृत्रिम परागण कराए जाते हैं। जैसे परपरागण की अनेक विधियां हैं। वायु के द्वारा परपरागण, जल के द्वारा परपरागण, कीट के द्वारा परपरागण, पक्षी के द्वारा परपरागण, चमगादड़ के द्वारा परपरागण, जिसके द्वारा हो वही परागण, है ना। तो जो भी परागण है, वायु परागण यानी वायु के माध्यम से होने वाले परागण को वायु परागण कहेंगे। पक्षी परागण क्या है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें दिया हुआ भी है पक्षी परागण क्या है ना। तो पक्षी परागण उस परागण को कहते हैं जो पक्षी के द्वारा होता है। कीट परागण क्या है? जो कीट के द्वारा होता है। जल परागण क्या है? जो जल के लहरों के साथ नर परागण मादा वर्तिका, मतलब नर किसी भी माध्यम से किसी के द्वारा अगर ये मादा के पास पहुंच जाए और या पहुंचाया जा रहा हो, पहुंच जाए या पहुंचाया जा रहा हो, वह माध्यम परपरागण का प्रकार हो जाता है। वायु माध्यम हो गया तो वायु परागण हो गया, जल माध्यम हो गया तो जल हो गया। इस प्रकार से इसमें अनेकों प्रकार हैं। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जल परागण क्या है, कीट परागण क्या है, तो स्पष्ट इसका जब आंसर लिखें तो आसान से लिख दें कि कीट परागण कीट के द्वारा होने वाला परागण, पक्षी परागण पक्षी के द्वारा होने वाला परागण, जल परागण जल के द्वारा होने वाला परागण। तो इस प्रकार से परागण आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसको आंसर लिख लेंगे। अब आता है सजात पुष्पी परागण क्या है। ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सजात मतलब आप लोग सुनते होंगे ना, जात जात वाले बात की एक ही जात हो। मतलब पुष्पों में भी ऐसा होता है कि वो दूसरे जात के नर भाग का परागकण से कभी कभी फर्टाइल हो जाता है, या दूसरे बगल वाले पुष्प एक ही जाति के हो और उसके परागकण से जब निषेचित होता है तो वह समजात पुष्पी नहीं होता है। सजात पुष्पी का मतलब हुआ कि एक ही पौधा हो, उसी के अंदर नर फूल हो और उसी के अंदर मादा फूल हो, और वह अपने ही जाति या अपने ही पौधे के नर पुष्प के परागकण से मादा वर्तिकाग्र पर गिरता हो या पहुंचाया जाता हो और तब उसे निषेचित करता हो, तो ऐसे परागण को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि सजात पुष्पी परागण एक ही जाति के अंदर होने वाले पुष्पों के अंदर परागण को कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं इधर, अगला पॉइंट है
हमारा वायु परागित फूलों में पाए जाने वाले विशेषताएं। वायु परागित पुष्प जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि वायु परागित जो पुष्प होते हैं उसके परागकण हवाओं के द्वारा क्या होते हैं, हवाओं के तेज बहने से इधर उधर हो जाते हैं। जैसे आपने मक्के के पौधे में देखा होगा कि मक्का का धनखरा जो होता है ऊपर, वो नीचे जो बाली होती है इधर, है ना, और इसमें लगी होती है, और ये जो इसमें से जब नर परागकण इसमें गिरेगा तब ये क्या होगा, फर्टाइल होगा। लेकिन क्या होगा, हवा जब बहती है तो एक रूप में नहीं बहती है। जैसे मान लीजिए कि मादा इधर इंतजार कर रही है और नर उधर भाग जाए, दूसरे साइड गिर जाए, तो वो नहीं निषेचित होगा। जैसे मक्का का एगो पौधा रहे, अगर उसमें हवा तेज बह गया विपरीत तो उसका परागकण उस पर गिरेगा ही नहीं। इसीलिए एगो मक्का जो रहता है ना, ज़्यादातर भोजपुरी में बोला जाता है पचगोटिया हो जाता है, मतलब उसमें कोई भी दाना नहीं होता है, फल नहीं पकड़ता है, निषेचित ही नहीं हो पाता है। और अगर जो वो उसी पर गिरेगा, अगर जो खेत में हम बोते हैं तो इसका उस पर गिर जाएगा, उसका उस पर गिर जाएगा, उसका उस पर गिर जाएगा, इस प्रकार से सब एक दूसरे से शेयर कर लेंगे और सारा मक्का का पौधा निषेचित हो जाता है। ठीक है, तो मक्का में पर परागण देखा जाता है, धान में पर परागण देखा जाता है, गेहूं में पर परागण देखा जाता है, धान, तो इसमें वायु परागण होता है। कौन सा परागण होता है, वायु परागण होता है। तो वायु परागित पुष्पों की विशेषता पहली है कि सबसे ज्यादा संख्या में परागकण होते हैं। इसके पुष्प बड़े छोटे होते हैं। वायु परागित पुष्पों के जो फूल का साइज होता है बहुत छोटा होता है। इसमें जो परागकणों की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, और इसलिए ज़्यादा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा परागकण रहेंगे। तो मान लीजिए कि 1000 परागकण हो तो एक को दो को चला जाएगा तो निषेचन हो जाएगा। भांग ऐसा है जिसमें 5 लाख से ऊपर परागकण एगो पुष्प में रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा संख्या में बने रहते हैं कि कभी ना कभी वो निषेचित कर देगा, कोई ना कोई कर देगा। इसीलिए वायु परागित पुष्पों में परागकणों की संख्या ज़्यादा होती है, पुष्पों का आकार छोटा होता है, और अनेक इसके बेनिफिट हैं। वायु परागण क्या होता है, हवाओं के द्वारा होते हैं, और हवाएं कभी विपरीत बह जाती हैं, कभी उसके अनुकूल नहीं रहती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि गेहूं या धान के पौधे जब परागण के समय पर होते हैं और जोरदार हवाएं जब बह जाती हैं तो उसमें परागण जो क्रिया होती है वो सही से नहीं हो पाती है, इसलिए पैदावार पर उसका असर भी पड़ता है। ठीक है, यानी हमें लिखना आंसर है कि वायु परागित फूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं क्या है। तो वायु परागित फूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं मुख्य यही है कि पुष्पों का आकार छोटा होता है, लेकिन परागकणों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं, भीन काल पक्वता। कभी कभी हमने देखा होगा कि बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो फूल होते हैं, मतलब एक टाइम से स्टार्ट होते हैं निकलना तो कुछ दिन तक निकलते रहते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक ही टाइम में फूल निकलते हैं, उसके बाद फिर उस पौधे में कभी फूल नहीं निकलते हैं। तो जिसमें एक ही टाइम में फूल निकलते हैं उसमें भिन्न काल पक्वता नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें भिन्न भिन्न समय में फूल निकलते रहते हैं। तो जब भिन्न भिन्न समय फूल निकलते रहते हैं तो उनका निषेचन भी भिन्न भिन्न काल में होता है, और भिन्न भिन्न काल में होने के कारण उनके जो फल होते हैं, चाहे उनके अंदर जो बीजों का निर्माण होता है भिन्न भिन्न समय में होता है। तो इसीलिए असीमाक्षी पौधों में पाए जाने वाले पुष्पों में होने वाले निषेचन जो होती है, और निषेचन के बाद जो फलों का निर्माण होता है, उसे ही भिन्न काल पक्वता कहा जाता है। यानी भिन्न भिन्न समय में फूलों के द्वारा बने फलों का परिपक्व होना भिन्न काल पक्वता कहलाता है। अगर जो मेरी जो बात है आपको स्पष्ट नहीं हुई होगी तो इसको थोड़ा सा पीछे करके स्पष्ट फिर से सुन लीजिएगा, और फिर इसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे आता है पर परागण से क्या लाभ है। अभी हम लोग पर परागण की ही बात कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि पर परागण से हमें क्या लाभ है। तो पर परागण से निम्नलिखित लाभ है, क्योंकि स्व परागण में क्या होता है कि उसमें हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उन्नत किस्मों का विकास करने में हमें परेशानी होगी, लेकिन पर परागण में ऐसा नहीं होगा। पर परागण में हम इच्छित गुण वाले नर परागण को लेकर मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देंगे, जिससे कि हम उस वांछित गुण वाले पौधों की प्रजाति को प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा है कि पर परागण जो होता है इसमें हमें अपनी आवश्यकता अनुसार हर तरह की चॉइस के पौधे और प्रजातियों को बनाने का मौका मिलता है। तो ये पर परागण का ये अहम लाभ है। क्या लाभ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट लाभ यही है कि पर परागण एक ऐसा परागण है जिसमें हम इच्छित गुण वाले, इच्छित आहार वाले, इच्छित
मतलब जो भी हो, जो हम चाहते हैं वो चीज वाले पौधों को प्राप्त करने के लिए परपरागण विधि को अपनाया जाता है और उससे हम उस तरह के गुण वाले पौधों को प्राप्त कर लेते हैं जो केवल परपरागण में ही संभव हो पाता है। दोहरा निषेचन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछ देता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको बना नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। मैं देखिए आज स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूं कि दोहरा निषेचन क्या है और इसको कैसे लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पौधों में दोहरा निषेचन कब होता है? जब नर युग्मक की संख्या 2 हो जाती है और मादा युग्मक की संख्या 1 होती है। तो एक जो नर युग्मक होता है छोटा साइज का होता है और एक जो नर युग्मक होता है बड़ा साइज का होता है। जो छोटा साइज का होता है सबसे पहले मादा युग्मक के केंद्रिका में जाता है और उसे संलयन होकर दुई जो उसे साथ संलयन हो जाता है और संलयन होने के बाद आपने सुना होगा द्विसंलयन और त्रिसंलयन, इसी में होता है दोहरा निषेचन में। तो जब पहला युग्मक जो छोटा युग्मक होता है नर युग्मक मादा से मिलता है तो द्विसंलयन बनाता है और फिर पुनः बड़ा जो नर युग्मक होता है फिर से उसी मादा युग्मक के केंद्रक में जाकर फिर से संलयन करता है। यानी युग्मक हो जाते हैं 3 और 3 संलयन होने से त्रिसंलयन होता है। तो पहली बार में एक छोटा नर युग्मक मादा युग्मक से मिला तो पहला निषेचन हुआ और फिर से एक बड़ा युग्मक जब मादा युग्मक से पुनः फिर एक बार मिलता है तो दोहरा निषेचन हो गया। यानी द्विसंलयन और त्रिसंलयन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के अंदर एक बार द्विसंलयन हुआ, मतलब एक बार नर छोटा युग्मक मादा युग्मक से मिला, फिर दूसरी बार एक और बड़ा नर युग्मक मादा युग्मक से मिला और इस प्रकार से जो त्रिसंलयन होता है इसे ही दोहरा निषेचन कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा और उसको बार बार देखकर लिख लीजिएगा कि मैं इसको क्या बताया हूं और एकदम अपनी भाषा में लिखिएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा और छूटेगा नहीं। बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? बहुभ्रूणता को हम जब एग्जाम में लिखने जाएंगे तो बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं। भ्रूण निर्माण की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं और जब भ्रूणों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, जैसे किसी भी फल में जो बीज बनते हैं उसकी जो बीजों की संख्या होती है किसी किसी में 1 होती है और किसी किसी में 1 से अधिक होती है। जैसे शरीफा को ले लेते हैं तो उसमें जो बीज बनते हैं एक ही फल में कई ज्यादा संख्या में होते हैं, तो भ्रूण के ज्यादा संख्या में विकास हो रहा है। यानी किसी भी फल में भ्रूण की संख्या 2 से अधिक होना बहुभ्रूणता कहलाती है। यानी किसी भी निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है और भ्रूणों के विकास में भ्रूणों की संख्या 2 से अधिक होती है तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। आप इसको लिख लीजिएगा। मैं ये जो क्वेश्चन का आंसर बताया हूं इसमें जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है बहुत ही सरल और आसान भाषा में बताया हूं मैं, जिससे कि आप इसे समझ सकते हैं और इसको याद। अब हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन और रह गया है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखें। अंतर लिखने के लिए आता है कभी भी तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि स्वपरागण और परपरागण में निम्नलिखित अंतर है। 2 कॉलम बना देंगे, एक में लिख देंगे स्वपरागण और दूसरे में लिख देंगे परपरागण। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वपरागण वैसे परागण का स्वपरागण और परपरागण में निम्नलिखित अंतर होता है। 2 कॉलम बना देंगे, एक में लिख देंगे स्वपरागण और एक में लिख देंगे परपरागण। पहला नंबर पॉइंट होगा, इसमें भी पहला नंबर पॉइंट होगा, यह केवल उभयलिंगी पुष्पों में होता है। इधर क्या लिखेंगे? यह केवल उभयलिंगी पुष्पों में होता है, यह एक लिंगी या उभयलिंगी में होता है, यानी दोनों में होता है। इसमें लिखेंगे स्वपरागण में किसी कारक की आवश्यकता नहीं होती है, परपरागण में किसी कारक की आवश्यकता होती है। स्वपरागण एक ही फूल में मौजूद नर परागकण मादा पराग से मिल जाते हैं और इसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं? अंतर स्पष्ट कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं स्वपरागण जो खुद से हो जाता है और परपरागण जो किसी माध्यम के द्वारा होता है। इस तरह से भी हम उसका अंतर लिख सकते हैं क्योंकि 30 से 50 से 60 वर्ड में लिखना होता है और जो भी हम लिख रहे हो आंसर वो अपनी भाषा में होनी चाहिए। परीक्षार्थी का लगे कि अपना भाषा है, किताबी भाषा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे यथार्थ फल दिया है और यहाँ आभासी फल दिया है। यथार्थ फल को वास्तविक फल, आभासी फल को काल्पनिक फल भी कहा जाता है, मिथ्या फल भी कहा जाता है। तो यथार्थ फल क्या है? यथार्थ फल वैसे फल को कहते हैं जो अंडाशय से विकसित हो जाता है।
जो अंडाशय से विकसित होता है उसको यथार्थ फल कहते हैं, और जो पुष्पासन से विकसित होता है उसको आभासी फल बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मुख्य अंतर है। लिख देंगे यथार्थ फल और आभासी फल में क्या अंतर है। तो यथार्थ फल और आभासी फल में मुख्य अंतर यही है कि यथार्थ फल अंडाशय से विकसित होता है और आभासी फल जो होता है पुष्पासन से विकसित होता है। पुष्पासन या बाह्यदल पुंज से विकसित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। और इसको बहुत आसानी से लिखा जा सकता है।